आपका रेनेशा आईएएस में आज का जो दूसरा क्लास आपको बताया गया था कि होगा वह करंट अफेयर्स रिलेटेड था। जैसा कि आपको पता है जेपीएससी पेपर 1 में करंट अफेयर्स के कुल 15 प्रश्न आने वाले हैं जो 30 मार्क्स के होंगे। बहुत ही डिसाइडिंग होने वाला है यह सेक्शन। और जो रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ने के आदि हैं तो उनको तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन जो लास्ट में पढ़ते हैं उनको तो थोड़ा सा समस्या आएगी। इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो बना देना चाहिए जो करंट अफेयर्स के लिए आपको एक डायरेक्शन दे सके, उसके अनुसार आप पढ़ सकें अगर आपको प्रॉब्लम्स इस सेक्शन में आ रही है उस स्थिति में। ऐसा नहीं है कि जेपीएससी लास्ट एग्जाम है, इसके बाद भी एग्जाम्स होंगे। भले ही आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएं तो आप नहीं देंगे, लेकिन जो नहीं हो पाते हैं उनको तो देना पड़ेगा। इसलिए करंट अफेयर्स को आज से ही आपको आदत बना लेना है कि प्रतिदिन पढ़िए। रेनेशा आईएएस के कम्युनिटी टैब पर प्रतिदिन करंट अफेयर्स के टेस्ट लिए जाते हैं, उसका उत्तर भी मैं दे रहा हूँ इधर कुछ दिनों से, तो उससे आप दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जेपीएससी के लिए क्या पढ़ा जाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ से पढ़ा जाए, कब तक पढ़ा जाए, बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न जो है कब तक पढ़ा जाए उसी पर मैं पहले चर्चा कर देता हूँ, फिर आगे लेवल्स पर आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ तक पढ़ना है। तो मेरे विचार से पिछला एग्ज़ाम तो आपका हुआ था 16 में, अभी हो रहा है आपका 21 में, जब भी हो। ठीक है, डेट तो आ ही जाएगा। तो 21 में जब हो रहा है तो कहीं ना कहीं से एक कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अगर आप अपडेट रहते हैं तो बहुत बेहतर होता है। हर सब्जेक्ट्स में जो है आपको काम देते हैं। जब भी आप उत्तर लिखने को बैठते हैं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो सारे करंट अफेयर्स को आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं उत्तर के दौरान। इसलिए करंट अफेयर्स अगर आपके शुरू से फिनिश हैं तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अगर नहीं फिनिश हैं तो मेरी सलाह है कि आप जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर क्या होगा उसको देखिए। पहला जो स्टेप होगा वो आपका होगा जनवरी 2020 से जून 2020 तक या मई 2020 तक रख लीजिए। यहाँ पर सिलेक्टिव करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं। ओके, जनवरी 2020 से मई 2020 तक के करंट अफेयर्स आपको सिलेक्टिव पढ़ने हैं, और 1 जून 2020 से 30 जून 2021 तक के करंट अफेयर्स गहनता से आपको पढ़ने हैं। तो सिलेक्टिव में क्या हो सकता है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अब मान लीजिए कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। ठीक है, वो पिछला साल भी था और इस साल भी आया। पिछला साल जब पार हो गया तो उसके जो मुख्य अतिथि थे, अगर वो आपका इम्पोर्टेंट नहीं रह गए हैं, अगर यहाँ पर मुख्य अतिथि एक नए मुख्य अतिथि आ गए भारत के गणतंत्रता दिवस के अवसर पर, लेकिन इस बार चूंकि किसी को नहीं कॉल किया गया 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस पर, इसलिए वो इम्पोर्टेंट बने हुए हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे और ज़्यादा सटीक समझ लीजिएगा। जैसे भारत का बजट, ओके, केंद्र सरकार का बजट और आर्थिक समीक्षा पिछला बार भी आया था। ठीक है, और इस बार भी आया, 21-22 के लिए आया ना, वित्तीय वर्ष के लिए। तो इस बार वाला को हम वैल्यू देंगे, पिछला बार वाले को वैल्यू नहीं देंगे। तो ऐसा कोई भी इवेंट्स घटना है ना, या पुरस्कार हुआ या खेल हुआ जो वार्षिक तौर पर आयोजित होता है और पिछले साल हो चुका है और इस साल होने वाला है या हो गया है, ठीक है, तो पिछले साल वाले को आप छोड़ सकते हैं। जिसमें एक आपका आता है टेनिस का ग्रैंड स्लैम्स प्रतियोगिता, जैसे है ऑस्ट्रेलियन हुआ, फ्रेंच हुआ और विंबलडन हुआ और यूएस हुआ, इसी क्रम में खेला जाता है ना। तो ऑस्ट्रेलियन तो सबसे पहले खेला जाता है, फिर फ्रेंच भी हो जाए। तो ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच जो है पिछले साल का नहीं पढ़ेंगे, इस साल वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आप समझ गए होंगे। और कहाँ से और क्या पढ़ना है, तो कहाँ से पढ़ना है, तो मेरी सलाह रहेगी कि जो प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकांक आता है करेंट अफेयर्स का, उससे आप ज़रूर खरीद लें और उससे से पढ़ें, वह काफ़ी होगा आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो जो नया भी आया हुआ है लगभग 330 रुपये के आसपास मूल्य है उसका, तो निश्चित रूप से वो आपका पिछले साल का कंप्लीट जनवरी 2020 से मार्च 2021 तक का फिनिश कर देगा वो।
और उसके बाद मंथली प्रतियोगिता दर्पण 3-4 मंथली प्रतियोगिता दर्पण को आप ले सकते हैं और उससे इधर जो जून तक का है उससे आप फिनिश कर सकते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आता है, किसी और बुक को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर फ्यूचर की बात कीजिए तो मैं हमेशा ही सलाह दूंगा प्रतिदिन तैयारी कीजिए और साथ ही एक प्रतियोगिता दर्पण को निश्चित रूप से जो है आप पढ़ा कीजिए। जितना ज़रूरत है आपको उतना ही पढ़िए। जेपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो जेपीएससी के अनुसार पढ़िए, आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं आईएएस के अनुसार पढ़िए, ठीक है। हाँ, इसमें पहचान एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए, ठीक है। वो धीरे धीरे आता है, अनुभव से आता है। अगर नहीं आ पा रहा है तो निश्चित रूप से आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, वहाँ से आपको प्राप्त हो सकता है। क्लियर। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि आखिर क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं इस बार जेपीएससी पेपर 1 के 15 करेंट अफेयर्स में से। तो इसे मैंने कई क्लासेस में बांट दिया है, 4-5 क्लास मैंने टारगेट रखा है। तो आज जो हमारा टारगेट है वो पूरे जनवरी 2020 से लेकर के मार्च 2021 तक के नेशनल इवेंट्स, ओके। इसके बाद जो 3 महीने बच जाएंगे, मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, ओके, उसका मैं अलग से चर्चा कर दूंगा। और ये जो चर्चा है पूरी तरह से बेस्ड है दर्पण के आधार पर। आप दर्पण ले लेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से फुलफिल हो जाएगा दोनों एक दूसरे के साथ, वीडियो आपका पूरक बन जाएगा उस पुस्तक के लिए, ओके। चलिए फटाफट करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो जो मैं बताते जा रहा हूँ सब सेक्शन को जरूर आप पढ़ लेंगे, ओके। तो पहला जो है आपका पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। दूसरा जो करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है जेपीएससी के लिए, तो यहाँ पर सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो नरेंद्र मोदी होंगे, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर ये भी देखना है आपको कि सबसे अधिक समय तक कौन रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू, और ओवरऑल में इनका कौन सा स्थान है, तो इनका चौथा स्थान है सर्वाधिक समय में, ठीक है। अगला जो है प्रणब मुखर्जी का डेथ कब हुआ था, इस डेट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिएगा। और लास्ट में जो कुछ बुक्स के नाम उनके दिए गए हैं उसमें से 3-4 बुक्स कम से कम करके जाइएगा जो प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। बिहार में आपको पता है कि चुनाव हुआ था 2020 में, तो बिहार चूंकि झारखंड का पड़ोसी राज्य है तो कम से कम इतना कर लीजिएगा कि वहाँ पर कितने सीट्स किस दल को मिले, विशेष रूप से भाजपा, जदयू और राजद को। ठीक, कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हाल ही में रहे हैं जिनका पद पर रहते हुए डेथ हो गया है। इसमें 2 चीज़ और कर लीजिएगा। एक, पहला कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे, असम के गोपीनाथ बरदलोई, और बिहार के कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जो पद पर रहते हुए जिनका निधन हुआ था, तो श्री कृष्ण सिंह। एक और आपका है 5 उप मुख्यमंत्री किस राज्य में बना है और 3 उप मुख्यमंत्री किस राज्य में बना है। 5 वाला है आपका आंध्र प्रदेश और 3 वाला है कर्नाटक, ये भी इंपॉर्टेंट आपका बनता है। उसके बाद किस राज्य में विधान परिषद समाप्त कर दी गई है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। एक जो है केरल से दिया गया है, तिरुवनंतपुरम में सबसे कम उम्र की महापौर बनी है तिरुवनंतपुरम की, आर्या राजेंद्रन, ठीक है। ये बीएससी की छात्रा हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में कौन मुख्यमंत्री बने हैं हाल के चुनाव में, केवल मुख्यमंत्री का नाम याद रखिएगा। हाल ही में ज्योति बसु जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके थे, उनका रिकॉर्ड को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने तोड़ा है। और सिक्किम राज्य के हैं पवन चामलिंग, कितने दिन क्या था उसको नहीं याद करना है, नाम कम से कम जरूर याद कर लीजिएगा, जेपीएससी के लिए काफ़ी होगा। जेपीएससी पेपर 1 के लिए जो अगला इंपॉर्टेंट होने वाला है वह है किस राज्य में हाल ही में राष्ट्रपति शासन लगा है, और यह है पांडिचेरी। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कृषि से संबंधित 3 कानून। क्लियर, पहले अध्यादेश था वह अब अधिनियम बन चुका है, तो कम से कम इन कानूनों का सामान्य रूप से नाम याद रखेगा और उसमें क्या है उसको आपको याद रखना है। जैसे आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020, ठीक है, इसमें अनाज, दलहन, खाद्य तेल और आलू प्याज को अब आवश्यक वस्तु की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसका अर्थ है कि अब असीमित रूप से भंडारण इसका कोई भी कर सकता है। इसका प्रबल विरोध किसानों के द्वारा हो रहा है। अगला जो है कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम, सिंपल याद रखिएगा, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य अधिनियम, टेंशन ज़्यादा मत लीजिएगा, पिटी है, ओके। ये भी 2020 में बना है। इसमें
किसान को सुविधा दी गई है कि अब उन मजबूर नहीं होंगे कि केवल मंडी में ही बेचें, जहां चाहें वे बेच सकते हैं अपने उत्पादों को। इससे व्यापारियों में माना जा रहा है कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे किसानों को लाभ हो सकता है। तीसरा जो अधिनियम है, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम। ठीक है, किसान जो है अब उपज की पूर्व निर्धारित कीमत पर बिक्री के लिए क्रेताओं के साथ लिखित समझौता पहले ही कर सकता है। किसानों के द्वारा जो भी समझौता किया जाएगा, ठीक है, वो स्वतंत्र रहेगा किसान, तो उस समझौते के आधार पर उस संभावित राशि जो मिलने वाली है किसान को, बैंक जो है ऋण वगैरह भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो आपको याद रखना है कि सांसदों के वेतन और भत्ते में कोरोना के देखते हुए कितने % की कटौती की गई है? 30% की कटौती की गई है। पहले यह अध्यादेश के रूप में था और फिर बाद में ये क्या बना, एक अधिनियम बन गया। इसके डेट्स इतने याद करने की नहीं ज़रूरत है, 30% इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आइए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी भाषा अब राज्य की यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा होगी? पहले तो उर्दू था, अब हिंदी और डोगरी को भी हो गया है। कहाँ पारित होगा? क्योंकि वो केंद्र शासित है, वहाँ विधानसभा भी नहीं है, तो संसद में आपका ये कानून जो है बना। ठीक है, अब उसके अनुसार ही जो है वहाँ पर अब हिंदी और डोगरी को भी सामान्य रूप से महत्व दिया गया है। अब अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो आपका आरक्षण का प्रावधान है संसद में, विधानसभाओं में, जो शुरू में था ये बताया गया था कि 10 ईयर्स के लिए है, और वो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रत्येक 10 ईयर्स समाप्त होने से पहले ही 10 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो इस बार जो बढ़ा है आपका 25 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ 104वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। पहले का भी बहुत सारा जानकारी इसमें दिया गया, वो नहीं करना है, 104 वाले को कीजिएगा। IAS का प्री रहता तो एक अलग मैटर था, थोड़ा सा बैक का जानकारी यहाँ पर ज़्यादा आप रख सकते थे। एक जो आपका है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को जो आरक्षण दिया गया है, ये 10% आरक्षण दिया गया है। इस किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो 103 के तहत दिया गया है। ओके, 8 लाख से जिनका कम आया है और कुछ अन्य क्राइटेरिया हैं, तो उनको देखते हुए दिया गया है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, जो अभी आरक्षण का लाभ ले रहा है जो भी जाति या वर्ग, उनको इस 10% में लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़ यहाँ केयर रखिएगा, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू के अनारक्षित जातियों को ही यह आरक्षण मिलेगा, बल्कि ईसाई हों, सिख हों या मुस्लिम हों, कोई भी धर्म के लोग हों और जिन्हें किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है और आर्थिक रूप से वे कमज़ोर हैं, जो परिभाषा इसमें दिया गया है, तो जो संविधान संशोधन 103वां हुआ है उसके तहत उन सभी को लाभ मिलेगा। अब आइए, नागरिकता संशोधन अधिनियम, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, एक तो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसमें मुस्लिम को बाहर रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो किसको किसको रखा गया है उसको याद कर लीजिएगा। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को रखा गया है। किन किन देशों के लिए? 6 धार्मिक अल्पसंख्यक हुए टोटल, है ना। इसी के चलते विवाद हो रहा था कि मुस्लिम को क्यों नहीं रखा गया, है ना। और 3 पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 देश 6 अल्पसंख्यक। ओके, अब बाद में जब असम में विरोध होने लगा, क्योंकि हिंदू तो इसमें शामिल थे और वहाँ पर मैक्सिमम जो आए थे शरणार्थी बन के, वहाँ तो मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह नहीं थे, वहाँ हिंदू ही आए थे, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी जो है आपसी तनाव वगैरह होता था, जिसके कारण बाद में किन किन राज्यों को इससे बाहर कर दिया गया। ठीक है, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से जो बाहर हुए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इत्यादि को बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा जो आपका जनजातियों, SC ST के लिए जो आपका आरक्षण के लिए 104वां संविधान संशोधन किया गया था कि उनका 10 साल और बढ़ाया गया है, उसमें अब एंग्लो इंडियंस शामिल नहीं होंगे। इसको भी अब ध्यान रखिएगा। पहले एंग्लो इंडियन के लिए भी 1-2 सीट करके आरक्षित था अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इसके अलावा एक आपका और इम्पोर्टेंट है जालियांवाला बाग ट्रस्ट। इस ट्रस्ट का हेड जो होता था पदेन एक्स ऑफिशियो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते थे वो होते थे। अब केंद्र सरकार ने इसे क्या किया है
कि इस प्रावधान को चेंज करके यह बता दिया गया जो भी विपक्ष के नेता होंगे या सबसे बड़े दल के नेता होंगे अब वही अध्यक्ष होंगे। क्लियर? यानी कि कांग्रेस के ही लीडर अध्यक्ष होंगे, वैसा पूरी तरह से हटा दिया गया है और भी कई अधिकार केंद्र सरकार को दिए गए हैं। उसके अलावा 22वां विधि आयोग, उससे रिलेटेड है कि यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र द्वारा नहीं की गई है। तो यहाँ से जो आपको याद करना है, पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे और 21वें विधि आयोग के कौन अध्यक्ष थे, ये दो कम से कम अभी याद कर लीजिएगा। 21वां का बलवीर सिंह चौहान और पहला का MC सितलवाड़ 1955 में। ओके, ये उच्च न्यायालय से संबंधित जो हैं। तो सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा गठन हुआ है? तो अमरावती में 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन हुआ है। देखिए, अब आप इसे करंट में मानिए या फिर पॉलिटी में मानिए, लेकिन है ये इम्पोर्टेंट। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पहले 21 था, फिर 3 का गठन 2013 में आपका हुआ, ठीक है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए, तो हो गया आपका 24, और इस बार जो एक हुआ आंध्र प्रदेश के लिए तो हो गया आपका 25, टोटल 25। तो जब दिया ही हुआ है तो सब ये भी याद कर लीजिएगा कि रांची हाई कोर्ट का कब गठन हुआ था, यानी कि उसका नाम क्या है, रांची हाई कोर्ट है कि झारखंड हाई कोर्ट है, तो झारखंड हाई कोर्ट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था? तो मुंबई, कोलकाता और मद्रास, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। हाई कोर्ट वाले जब मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी तो वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ हाई कोर्ट्स हैं जिसका मुख्यालय राजधानी में नहीं है, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश के आपके हाई कोर्ट हुए, केरल के हाई कोर्ट हुए, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, कोलकाता में है। उसी तरीके से लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ है, दमन दीव का हाई कोर्ट कहाँ है, पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट कहाँ है। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पर प्रस्ताव है, अभी तो 31 है CJI को लेकर के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अदर्स जस्टिसेस ऑफ इंडिया को मिला करके आपका 31 है, लेकिन इससे 4 और बढ़ाया जाएगा, 3 और बढ़ाया जाएगा, इससे 34 करने का प्रावधान किया गया है, ठीक है, अभी लागू नहीं हुआ है। और इसके इतिहास को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, JPSC के भी दृष्टिकोण से, IAS का तो जरूरी है ही, लेकिन JPSC के लिए भी जरूरी है। स्वतंत्रता के समय में कितना था? 1956 में कितना था? स्वतंत्रता के समय 8, 1956 में 11, 1960 में 14, 77 में 18, 86 में 26 और 2009 में किया गया था 31। यह भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, तो पर्यावरण से संबंधित आ गया है, तो उसका गठन हुआ था 2010 में, और कितना जो है जुर्माना वगैरह लगा सकता है मैक्सिमम, तो यह 3 वर्ष का कारावास और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, या दोनों भी कर सकता है। लेकिन अगर कंपनी का मामला हो, कॉरपोरेट मामलों में अगर वो प्रदूषण का कोई भी आरोपी पाया जाता है कि प्रदूषण फैला रहा है, तो वहाँ 25 करोड़ तक भी चार्ज कर सकता है जुर्माना। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सृजन हुआ है पहली बार, तो पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो ये जनरल बिपिन रावत बने हैं, ठीक है, 1 जनवरी 2020 को। ये तीनों सेनाओं से हेड होंगे, तीनों सेनाओं के समझ लीजिए ये हेड होंगे। अब 65 वर्ष तक की आयु तक ये अपने कार्यभार को देख सकते हैं, उसके बाद नहीं। राफेल विमान का आपने काफ़ी चर्चा सुना होगा, जो चर्चा में रहता है बाकी लोगों के लिए उस दिन तक का चर्चा होता है, लेकिन आपके लिए आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि कब शामिल हुआ, ठीक है, पहली खेप किस तारीख को शामिल हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये विमान कहाँ का है वो भी इम्पोर्टेंट है, और इसका स्पीड कितना है, रेंज कितना है, वजन कितना है, ठीक है, इतना 3 चीज़ जरूर कर लीजिएगा। बाकी बहुत सारा चीज़ दिया है, सब करने का जरूरत नहीं है। एक और कर लेना है कि भारतीय नौसेना से कौन सा विमान वाहक पोत 2017 में जो है आपका हट गया था, रिटायर हो गया था, जिसे गुजरात के अलंग में तोड़ा जाएगा। क्लियर? उसका नाम है INS विराट। इसका हिस्ट्री को भी जान लीजिएगा कि ब्रिटेन में यह कब शामिल हुआ था, उसका क्या नाम था, HMS हर्मिस। ओके, 1959 में शामिल हुआ था ब्रिटेन में, 1984 में वहाँ से रिटायर हुआ था, उसके बाद 1987 से भारत में सेवाएं दे रहा था। इसके अलावा आपको कर लेना है JPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए राष्ट्रीय समर स्मारक 176 करोड़ की लागत से दिल्ली के इंडिया गेट के समीप
बना है। और यहाँ पर उन शहीदों के नाम हैं जो 1947, 1962, 1965, 1971 और 1999 के युद्ध में भारत की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। साथ ही उन शांति सैनिकों के नाम भी हैं जो श्रीलंका में जाकर के वहाँ शांति स्थापना के लिए लिट्टे के विरुद्ध अपने प्राण गंवाए थे। इसके अलावा कुछ योजनाएं हैं, इन योजनाओं को चाहे तो आप कर सकते हैं, अन्यथा मैंने योजनाओं का अच्छा सा कलेक्शन दे दिया है काफ़ी पहले, उससे कीजिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इससे अगर करना चाहते हैं तो डेट्स ज़रूर याद कर लीजिएगा। लगभग सारे योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं इसमें, या तो वहाँ से कीजिए, उस वीडियो से कीजिए, या फिर इससे कीजिए, लेकिन उससे कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वर्ष 2020 में कौन कौन से तूफान बने, भारत में आए, जिसने तबाही मचाई। ठीक है, तो यहाँ टोटल 5 तूफान आए हैं, जिसमें 3 जो है बंगाल की खाड़ी में और 2 अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में जो आए हैं अम्फान, निवार और बुरेवी, और जो अरब सागर में आए हैं वो गति और निसर्ग। इसको कर लीजिएगा। 8 समुद्री तटों को भारत में ब्लू फ्लैग का प्रमाणन मिला है। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है और उसके लिए कुल कितने मानक हैं, मानक कौन कौन है वो मत याद कीजिएगा, कुल कितने हैं कर लीजिएगा 33। और संस्था जो है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, क्लियर। और डेनमार्क की यह संस्था है। और किस किस को दिया गया है कम से कम एक रीडिंग मार लीजिएगा, ताकि ऑप्शन अगर आप देखिए तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि सीमित स्टेट हैं जो कोस्टल स्टेट हैं इंडिया के। ऐसा नहीं है कि बिहार, झारखंड, एमपी ये सब कोस्ट में है। ठीक है, बहुत कम स्टेट ऐसे हैं जो कोस्ट में हैं, तो याद करना कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। जैसे उड़ीसा का गोल्डन तट है, गुजरात का शिवराजपुर है, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का रूसीकोंडा, कर्नाटक का पादोबिद्री, कासरगोड, अंडमान निकोबार का राधानगर, दमन द्वीप का घोघला तट। तो एक बार कम से कम अच्छी तरह से रीडिंग ध्यानपूर्वक मार लीजिएगा तो काफ़ी लाभ होगा। अगला जो सेक्शन है जो इम्पोर्टेंट है कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए 13वां कन्वेंशन कहाँ पर आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ उतना ही कीजिएगा। यह गांधीनगर में आयोजित हुआ है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए 14वां कन्वेंशन कहाँ हुआ, ये भी भारत में हुआ, पहली बार हुआ है। यह हुआ है ग्रेटर नोएडा में। स्थान तक याद रखिएगा। 2014 से 18 तक में बाघों की कितनी संख्या अब हो गई है, नई जो बाघों की गणना हुई है। तो यहाँ 2018 का आंकड़ा आपका आ सकता है एग्जाम में 2967। क्लियर, इतना ही याद रखिएगा और कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। एक आपका है कि सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर बाघों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है, तो 96 हो गई है 2019 में। 2018 में यह 88 था, यानी कि वृद्धि हुआ है। इसके अलावा भारत में वन रिपोर्ट से संबंधित है, तो यहाँ पर ये करना है आपको कि कितना परसेंट भारत में वन है, तो 21.67% है 2019 के इस रिपोर्ट के अनुसार। इसके अलावा आपको करना है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहाँ है, एमपी में है। अगर 1% पूछा जाए तो निश्चित रूप से मिजोरम में 85.41%। और अगर दूसरा स्थान वन क्षेत्रफल में पूछा जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश का है, दूसरा तक आप कर सकते हैं। ओके, और सर्वाधिक वन वृद्धि किस राज्य में हुई है इस अंतराल में, ठीक है, 2017 से 19 के अंतराल में, तो कर्नाटक होगा। इतना आप कर लेंगे। कच्छ वनस्पति क्षेत्र से भी प्रश्न आ जाया करते हैं। तो भारत में टोटल कच्छ वनस्पति क्षेत्र जो है 4975 वर्ग किलोमीटर है, और सर्वोच्च स्थान पर अगर देखा जाए तो यह पश्चिम बंगाल है, 2112 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर, और यह 42.45% है पूरे इंडिया के मैंग्रोव का। मैंग्रोव जो होता है उस समुद्र तट पर जो पाए जाते हैं वनस्पति, जैसे सुंदरी वृक्ष सुंदरवन में, तो इस सबको मैंग्रोव कहा जाता है। सुनामी वगैरह, लहर वगैरह से समुद्री वेव से बचाते हैं। ठीक है, और जो पहला स्थान पश्चिम बंगाल, दूसरा स्थान गुजरात है। क्लियर, और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 616 है, जो आपका सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में, 616 वर्ग किलोमीटर। इंदौर को जो है 2020 का स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार चौथा वर्ष देश का सबसे स्वच्छ शहर का जो है आपका पुरस्कार मिला है। एक जो आपको कर लेना है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में कौन मुख्य अतिथि थे 2021 में। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई मुख्य अतिथि नहीं थे, तो उपरोक्त में से कोई नहीं प्रश्न दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि इस साल नहीं थे, इस साल 2020 वाले जो बोल्सोनारो आए थे, ब्राजील के राष्ट्रपति, 2020 के मुख्य अतिथि थे, उन्हीं को कर लीजिएगा।
मुख्य अतिथि को बुलाने की परंपरा जो है 1990 से स्टार्ट हुई है भारत में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के यात्राओं के लिए जो विमान प्रयुक्त होता है उसका नाम दिया हुआ है, उसको याद कर लीजिएगा, बोइंग 777-300ER। ओके, उससे ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर करना है। चलिए, अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में आपने देखा था कि श्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, उनका चौथा स्थान था, जवाहरलाल नेहरू का प्रथम स्थान था। भाई आता है एक प्रश्न कि लाल किला से सर्वाधिक बार झंडा किसने फहराया, तो इसमें भी पहला स्थान जो है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ही है, उन्होंने 17 बार फहराया था, फिर इंदिरा गांधी, फिर मनमोहन सिंह 16 और 10। और चौथे स्थान पर जो आ गए हैं वो है नरेंद्र मोदी। गैर कांग्रेसी में अगर बात किया जाएगा तो नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर हैं। कौन सा ऐसा राज्य है जहां 58 वर्ष के बाद पहली बार वहां के विधानसभा में राष्ट्रगान बजा है? वह है नागालैंड। आपको जैसा कि पता है 15 अगस्त 2023 को हमारे देश भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसी अवसर को शानदार बनाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2020 को शुरू किया गया साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 2020, ठीक 91 वर्ष पहले इसी तिथि को गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा यहीं से शुरू किया गया था, इसलिए इस तिथि का भी महत्व है। इसी को देखते हुए 12 मार्च को ही प्रधानमंत्री ने भी शुरू किया है और यह 15 अगस्त 2023 तक रेगुलर चलेगा। और एक वेबसाइट भी प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, India@75। भारत के किस प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती 23 जनवरी 2021 को मनाई गई? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। ओके, और इसके अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा में पहले ये देख लीजिएगा कि कौन कौन शामिल होता है, क्योंकि चर्चित मामला रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाएगी। इसमें जो शामिल हैं राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक तथा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 4 किलोमीटर लंबा राजपथ। क्लियर, जो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के निर्देशन में उस समय बनाया गया था, इसको फिर से बहुत अच्छी तरह से विकसित किया जा रहा है। इसी का नाम है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कोरोना के विरुद्ध जंग के लिए विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ, किस तिथि से, उस तिथि को याद रखिएगा, बाकी डिटेल्स याद नहीं रखना है। यह 16 जनवरी 2021 है। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो है राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनना, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित होना, ऐसे तो 2019 की घटना है, लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट आपका बना हुआ रहेगा, ये 100% मानिए। तो यहाँ पर किस तारीख को यह जो है संसद से पारित हुआ था, कब इसको लागू कर दिया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को जो है लागू कर दिया गया। 5 और 6 अगस्त को पारित किया था। पहले 5 अगस्त को राज्यसभा ने, 6 अगस्त को लोकसभा में ने, और 9 अगस्त को किसने साइन किया था? राष्ट्रपति ने। और इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया, यानी कि विभाजित कर दिया गया 31 अक्टूबर को। 370 का पार्ट 1 इसमें बचा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर जो होगा भारत का अभिन्न अंग होगा, उससे डिलीट नहीं किया गया है, रिपील नहीं किया गया है। बाकी सारे 370 के हर पार्ट सब पार्ट्स जो हैं डिलीट कर दिए गए हैं, रिपील्ड कर दिए गए हैं। तो इसके डेट्स अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। अब जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्यों का निर्माण हो गया है, तो ये भी अब थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा अपने आप को कि भारत में अब मात्र 28 राज्य रह गए हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 बढ़ गई है। उसके बाद CAA, NRC और NPR, तीनों में थोड़ा सा अंतर को क्लियर कर देना है। NPR जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है, जिसमें उन सभी लोगों का नाम होता है जो 6 महीना या उससे अधिक समय तक रह रहे हैं। ठीक है, और NRC जो है उन लोगों का यह एक समझ लीजिए कि लिस्ट है जो भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। इनका जो लिस्ट तैयार करने का यह उद्देश्य है कि या तो इन्हें मूल देश में वापस भेजा जाए, या फिर अगर संभावना हो तो उन्हें भारत की नागरिकता देकर उन्हें वैध बना दिया जाए। और CAA के बारे में चर्चा हो ही चुका है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान के संदर्भ में ये है।
इसके अलावा जो आपको करना है, अहमदाबाद के साबरमती की रिवर फ्रंट और केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच देश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की गई है। नालंदा जिले में राजगीर ग्लास ब्रिज पर्यटकों के लिए इस वर्ष खोले जाएंगे। क्लियर? तो पहला आपका जो है ग्लास ब्रिज है पूरे देश का। यहाँ से जो आपका करना है, एक चमोली की जो घटना हुई 7 फरवरी 2021 को, जहाँ ग्लेशियर टूट गया था, तो यहाँ पर सिर्फ ये कर लीजिएगा कि कौन सी विद्युत परियोजना नष्ट हो गई। ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुले में शौच से कब मुक्त कर दिया गया पूरे देश को प्रधानमंत्री के द्वारा, तो यह आपका किया गया 2 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग 2020 को कर लेना है आपको, कि अलग अलग सेक्शन में कौन से शिक्षण संस्था या यूनिवर्सिटी उच्च स्थान पर रहे हैं। तो संस्थान में अगर आप देखिएगा, सारे संस्थानों में एक नॉर्मल का अगर बात किया जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, और विश्वविद्यालय में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IISc के नाम से प्रसिद्ध है। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, प्रबंधन में IIM अहमदाबाद। क्लियर? और महाविद्यालय यानी कि कॉलेज में अगर आप आते हैं, मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली। तो इतना कर लीजिएगा, काफ़ी होगा भाई। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर भी श्रेणीकरण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इससे तो उसका कार्यकाल पूरा हो चुका था, लेकिन फिर 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, वो प्रश्न आ सकता है। न्यायमूर्ति G रोहिणी। आइए, 51st अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो आप जानते हैं फिक्स हो चुका है गोवा में। पहले 1952 से शुरू हुआ था और 2004 से फिक्स कर दिया गया है कि हर साल जो है गोवा में ही होगा। और इस बार जो आपका 16 से 24 जनवरी 2021 तक गोवा में हुआ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कर लेना है यहाँ पर इनटू द डार्कनेस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चेन नियन को ताइवानी है। फिल्म अभिनेता जो हैं तो जू चियान लियू, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोफिया स्टेफिस। और एक नया पुरस्कार इस साल शुरू हुआ है, उसको भी जरूर कर लीजिएगा। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, वह मिला है विश्वजीत चटर्जी को। इसके बाद जो आपको करना है कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में कौन सा नया स्थान शामिल हुआ है। तो जयपुर सिटी को हेरिटेज सिटी बनाया गया है, और ये दिसंबर 2019 तक का आंकड़ा है। क्लियर? इसके बाद जो नया होगा वो जब सेकेंड राउंड में मैं बताऊंगा, वहाँ पर ये इनपुट कर दिया जाएगा। अगर दिसंबर 2019 तक के आंकड़ों को आप देखें तो टोटल 38 स्थान है जो यूनेस्को को विरासत स्थल में शामिल हैं। जो भी नए आंकड़े मिलेंगे वो सेकेंड राउंड में मैं अपडेट कर दूंगा कुछ 2-4 दिनों के बाद। फिलहाल दिसंबर 19 तक का कर लीजिए। इसमें 30 जो हैं आपके सांस्कृतिक स्थल हैं, और 7 प्राकृतिक स्थल हैं, और एक जो है मिश्रित स्थल है, वो कंचनजुंगा है, जो 2016 में मिश्रित विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसके अलावा जो इनसेट प्रणाली से रिलेटेड है, तो पहला वाला उसमें याद कर लीजिएगा, जो 10 अप्रैल 1982 को छोड़ा गया था, विफल रहा था। उसके बाद लेटेस्ट में जो आपको याद करना है, कोरोना के कारण 2020 में अंतरिक्ष के क्षेत्र में थोड़ी सी शिथिलता बनी हुई रही थी, लेकिन आपको 2018 और 2019 और 2020 और जो इधर लेटेस्ट आएंगे वो मैं अपडेट कर दूंगा। GSET 6 से GSET 29, GSET 11 और GSET 7 है। ये सारे जो हैं 2018 में हैं, और GSET 31 और 2019 में है, GSET 30 ये 2020 में है। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है केवल ईयर वाइज। उसके अलावा GSLV का जो अभियान है उसको भी पहला वाला याद कर लेना है कि पहला GSLV कब छोड़ा गया था, तो ये 2001 में। और लेटेस्ट वाला एक याद कर लेना है GSLV MK3 चंद्रयान 2 को जो छोड़ा गया था 22 जुलाई 2019। अब PSLV के माध्यम से जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, तो पहला PSLV का जो आपका परीक्षण कब हुआ था उसको आप कर सकते हैं। उसके अलावा PSLV C1 को कर सकते हैं, जो 1997 में छोड़ा गया था। डेट याद करने का नहीं ज़रूरत है। इधर लेटेस्ट में 2020 वाले को आप कर सकते हैं, PSLV C49, C50 और C51। और ब्राज़ील का अमेजेनिया 1 जो छोड़ा गया था, इसका डेट भी याद कर लीजिएगा, C51 का 28 फरवरी 2021। C50 का भी डेट याद कर लीजिएगा, 17 दिसंबर 2020। भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि
ठीक है, जो सीडैक पुणे के द्वारा बनाया गया है, उसके जो पूरे विश्व के सुपर कंप्यूटर हैं उसमें से 63वां स्थान मिला है, यह भी इम्पोर्टेंट है। उमंग ऐप, उमंग जो होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, क्लियर। इसमें चाहे केंद्र हो या राज्य हो, सभी के सरकारी सेवाओं के संदर्भ में पूरी जानकारी रहेगी और इसी के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराया जा सकता है। और यह 23 नवंबर 2017 को लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक जो आपका है ब्रू रियांग समझौता, ओके। ब्रू रियांग एक जनजाति है जो त्रिपुरा और मिजोरम में निवास करती है। उनके अस्थायी बसाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा समझौता किया गया इन राज्यों के साथ। तो यहाँ प्रश्न जो बनेगा, ब्रू रियांग किन किन राज्यों से संबंधित जनजाति है। एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुआ, उसके हल्के फुल्के प्रावधान को आप देख सकते हैं चाहें तो, ओके। शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं हल्के फुल्के, लेकिन इसके डेट को जरूर याद रखिएगा, 29 जुलाई 2020। तो ये था राष्ट्रीय। फिर जल्द ही मैं अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स लेकर आऊँगा आपके समक्ष, जो जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।